ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। तो श्रोताओं, मंगलवार का दिन और हमारे फोन इन का दिन और प्रायोजित कार्यक्रम है हमारा आज का गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट, फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियाँ आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट। मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो बहन भाइयों, आज की गन्ने की पाठशाला फोन इन कार्यक्रम का विषय है बसंतकालीन गन्ने में सहफसली खेती, सिंचाई, खरपतवार एवं उर्वरक प्रबंधन। और हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह, वैज्ञानिक हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। और हमारी जो दूसरी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोना नगरगढ़े, वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से। जी बिल्कुल श्रोताओं, आज का हमारा विषय है वसंतकालीन गन्ने में सहफसली खेती। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सहफसली खेती। गन्ने के साथ साथ आप और कौन सी ऐसी फसल लगा लें जिससे आपकी आय दुगनी हो जाए, आपको ज्यादा फायदा मिले और आपकी जो भूमि है, जो जमीन है, वो ज्यादा उर्वरक बनी रहे। चलिए चलते हैं अपने विशेषज्ञों के पास। किसान भाइयों नमस्कार। और आज का जो हमारा विषय है बसंतकालीन गन्ने में सहफसली खेती, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण एवं उर्वरक प्रबंधन। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह जी हैं, डॉक्टर मोना नगरगढ़े जी हैं और दोनों से बात करेंगे। लेकिन जब तक हमारे किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं और जो हमारी गन्ने की फसल इस समय खेतों में लगी हुई है और उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जो हमारे किसान भाई गन्ने के साथ साथ दूसरी फसलें भी लगाना चाहते हैं, जैसे सहफसली खेती, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको लगा सकते हैं जिससे उन्हें लाभ मिल जाए, और जो बसंतकालीन बिजाई की हुई है या आगे करना चाहते हैं तो उसमें लगा सकते हैं। तो डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह जी। सभी श्रोता भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमस्कार। और बहुत ही अच्छा विषय है क्योंकि बसंतकालीन बुआई का ये समय चल रहा है और ये बहुत ही उचित समय है। 15 फरवरी से लेके और मार्च का जो समय होता है बसंतकालीन बुआई का लिए सबसे उपयुक्त होता है। किसान भाई बहन इस समय गन्ने की तैयारी कर रहे हैं, बुआई की तैयारी कर रहे हैं, खेत की तैयारी कर रहे हैं जी। लेकिन अगर हम गन्ने की बुआई के साथ साथ उसके साथ कोई सा फसल भी लगा लेते हैं तो हमें आमदनी के साथ साथ, गन्ने की आमदनी के साथ साथ हमें दोहरी आमदनी भी हो जाती है, जिससे गन्ने का जो लागत होता है वो सहफसली से भी निकल जाता है। तो इस तरह से गन्ने बसंत काल में जो सहफसली के रूप में उपयुक्त होता है, इसमें बहुत सारी ऐसी सहफसली फसल हैं जिसका उपयोग किसान भाई करते हैं, चाहे वो कुकुरबिटेसी फैमिली के कुछ ऐसे खीरा वाले जो फैमिली होते हैं, परिवार होते हैं, उसमें तरबूज की भी खेती किसान भाई कर लेते हैं, कुछ भिंडी की भी खेती करते हैं भाजी में, खरबूजा भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम कुछ अलग से दलहनी फसलों का भी इस समय लोबिया का इस्तेमाल करते हैं किसान भाई, और इस तरह से लोबिया, मूंग भी, उड़द भी लगा के अपना किसान के गन्ने के साथ साथ सहफसली के रूप में एक अलग से आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, बात और भी करेंगे लेकिन एक किसान भाई का फोन है, उसको लेते हैं। हेलो, नमस्ते शिवनंदन बाबू। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिला से। जी, कैसे हैं डॉक्टर सितारे जी? अच्छा हूँ। आपसे बात करता हूँ तो बहुत मन खुश हो जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब से क्या सवाल करना चाहेंगे? आपके प्रसारण से बहुत सा फायदा हुआ, खेती बाड़ी, इलाज, बात मामला में सब में फायदा होता है।
चलो अच्छी बात है, किसान भाइयों के लिए ही कार्यक्रम होता है और कोशिश रहती है कि निश्चित तौर पे किसान भाइयों को इसका फायदा मिले। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आलू खन लिया हूँ, गन्ना लगाना चाहता हूँ, क्या सक्सेस हो जाएगा कि मार खा जाएगा गन्ना? ये पूछ रहे हैं कि गन्ने के साथ आलू लेना चाह रहे हैं, लेकिन आलू का तो समय नहीं है, आलू का तो आलू खन लिया हूँ, आलू खन लिया। आलू हो गया है तो अच्छा उसमें गन्ना लेना चाह रहे हैं? जी जी। तो जी डॉक्टर साहब जवाब देना चाह रहे हैं। आपको नमस्कार, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आलू अभी फसली के रूप में आपने शरद काल में लिया है। उचित ये होगा कि गन्ने की बुआई करें और उसके साथ साथ उसके बाद प्याज भी ले सकते हैं आप। तो बसंत काल में एक अच्छा विकल्प के रूप में, सफसली के रूप में एक और अच्छा आमदनी का स्रोत हो जाएगा। तो प्याज की खेती कर लें, क्योंकि आलू लग जाने के बाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत ही अच्छी हो जाती है। और उन खेतों में जिसमें आलू लगाया जाता है या लहसुन लगाया जाता है, उसमें गन्ने के पैदावार जो होती है बहुत अच्छी हो जाती है। तो मेरा सलाह यह है कि आप उसमें प्याज ले सकते हैं और इसके अलावा आप भिंडी भी ले सकते हैं, लोबिया भी ले सकते हैं। ये सब फसली है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, सुंदर सलाह के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। फोन करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरा फोन लेते हैं। डॉक्टर साहब किसान भाई और लाइन पे हैं। हेलो जी नमस्ते जी। नमस्ते। दरभंगा मेघा से बोल रहा हूँ, जिला हापुड़ घनश्याम। जी घनश्याम जी, क्या सवाल है आपका? पहले तो आकाश पानी को, डॉक्टर साहब को भी, आपको भी, सबको राम राम। जी राम राम। बताओ क्या सवाल है आपका? फसल बहुत आगे चल रही है हमारी किसान भाइयों की, के पास फसल बहुत अच्छा काम कर रहे हो आज सिमनेकर लाल जी तुम। अपना सवाल पूछो। अच्छा, सवाल ये पूछूंगा, थोड़ा सा 4 एकड़ जमीन है जी, तो उसमें जो गन्ने की तैयारी चल रही है, उसमें ऐसी बात बताओ जो फसल दूसरी हो जाता है। तो तैयारी चल रही है, कब बिजाई करना चाह रहे हो? हाँ, अभी 10-5 दिन में ही। कौन सी किस्म लगाओगे? ये साग सब्जी, ये मूंग, फिर दोबारा बो रहा हूँ, थोड़ी सी खेती हो जाएगी क्या? मूंग? हाँ, मूंग लगा सकते हो, गन्ने के साथ आप लगा सकते हो। पहले गन्ने की बिजाई करो, उसके बाद लगा सकते हो। और उसके अलावा भी मूंग आप खाली भी बिजाई करना चाहते हैं तब भी मूंग आप बिजाई कर सकते हैं। क्या? और पूसा की बहुत सी कई ऐसी किस्में हैं जिनको लगा करके आप मूंग से भी अच्छा पैदावार ले सकते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है घनश्याम जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सी बोनी चाहिए? हेलो। हाँ जी, राम राम जी। गन्ने की पाठशाला। जी गन्ने की पाठशाला। हाँ जी। कौन भाई बोल रहे हैं? सत्यपाल सिंह मुजफ्फरनगर से। जी सत्यपाल जी, क्या सवाल है आपका? एक तो सवाल मेरा है जी, 35 बीज 14,235 जी, और एक 13,235 या एक ही बीज है? 13,235 और 14,235। जी डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि एक ही बीज है या दोनों किस्में अलग अलग हैं? अलग अलग है। सत्यपाल जी, कोसा 13,235 एक शीघ्र पकने वाली किस्म है जो कि सही है। 14,235 के नाम से कोई ऐसी किस्म नहीं है, चाहे वो अगेती किस्म हो या मध्य देर से पकने वाली। हो सकता है नाम में एक ही है। हाँ, ये 13,235 के नाम से एक ही किस्म है और बहुत अच्छी ये कम लागत वाली किस्म है। इसकी बिजाई करके, इसकी बुआई करके आप अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसमें मैं उड़द लगाना चाहूँगी, कोई अच्छा बीज बता दो उड़द का। हाँ जी, आप उड़द ले सकते हैं। उड़द उड़द का बीज बताओ अच्छा सा। उड़द के लिए आप पूसा की वैरायटी ले सकते हैं। पूसा विशाल हो गई, पूसा पंत उर्द 31, उर्द 1, उर्द 2, IPU 11, IPU 1102, ये सब वैरायटी आप उर्द की ले सकते हैं। ये आपको फायदा भी देगी। यदि आप मूंग लेना चाहते हैं तो पूसा विशाल वैरायटी है पूसा की, अच्छा, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मूंग एक बार पक्का दी यार, चुटाई होगी क्या? मूंग एक बार पक्का दी है, चुटाई होगी मूंग की? ये कह रहे हैं कि मूंग जो है पूसा विशाल किस्म है, एक बार में पूरी पक्का तैयार होती है या इसकी पहले तुड़ाई हो जाएगी फिर दोबारा भी पकती है? एक बार पक के तैयार हो जाएगी। अच्छा जी। हाँ, एक ही बार में इसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। जी, फोन करने के लिए सतपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे किसान भाई का फोन है लाइन पे, उनको भी लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी।
इंद्रवीर तेवतिया, गांव नथुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। कैसे हैं तेवतिया जी? मैं सर जी मेहरबानी है, और आप की पूरी पंचायत और आकाशवाणी परिवार समय समय पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत करता है समय के अनुसार, इसके लिए पूरा आकाशवाणी परिवार बधाई का पात्र है। क्या सवाल है आज का आपका? सवाल ये है कि अभी डॉक्टर साहब गन्ने के साथ सह फसली खेती के विषय में बता रहे थे। जी जी। तो सबसे पहले तो सह फसली खेती किसे कहते हैं, और क्या उड़द मूंग के अलावा ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज और सेंध, जिन्हें पहले कचरिया कहते थे ग्रामीण क्षेत्र में, क्या इनकी भी बुवाई कर सकते हैं? क्योंकि इन्हें तोड़ने के बाद उसमें सीधी जुताई कर दे तो उससे भी खाद लगेगा या नहीं? और मूंग और उड़द का वो बीज बताएं जिससे उनकी फली तोड़ के और सारा फिर उसी में जुतवा दिए जा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एकदम आपको सहफसली का पूरा ज्ञान हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सहफसली खेती वो होती है जो आप एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल एक ही स्थान पर एक ही समय में प्रयोग करते हैं। तो इससे आप कहीं ना कहीं समय और स्थान दोनों का उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप जो भी खाद पानी जो भी आप देंगे उसका बहुत ही अच्छे से उपयोग हो सकता है। तो सहफसली खेती गन्ने में बहुत ही उपयोगी होती है। इसका मुख्य बिंदु ये है क्योंकि प्रारंभिक समय में जो गन्ना होता है वो 45 दिन तक बहुत धीरे धीरे वृद्धि करता है। तो उस समय क्या होता है कि आप अंतः फसल यदि लेते हैं या सहफसली लेते हैं तो उस समय में जो गन्ने के बीच की दूरी होती है, ज्यादातर गन्ना जो होता है 90 से 120 सेंटीमीटर की दूरी पे बुआई की जाती है। तो उस स्थान पे आप यदि सहफसली खेत लेते हैं तो सहफसली में जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया था उड़द, मूंग या कोई हरी खाद जैसे ढैंचा का उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो कुकुरबिटेसी खीरा, कद्दू, ककड़ी ये सब हो गया ये लगा सकते हैं, शिमला मिर्च ये आप लगा सकते हैं। तो इन सब के माध्यम से आप 45 दिन तक आप एक अलग से फसल अपनी काट सकते हैं जिसको आप उससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो फसल का अवशेष है वो यदि आप मिट्टी में मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है, कार्बन की मात्रा में वृद्धि होती है। तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली आपके खेत का स्वास्थ्य भी अच्छा करेगा। तीसरा फायदा होता है कि आपके प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि जो होती कम होने के कारण खरपतवार निकल आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अंतः फसल लगा के खरपतवार को भी उगने से रोकते हैं। तो आपके सहफसली लेने के इनडायरेक्टली बहुत सारे फायदे हैं। तो आप एक उपयुक्त फसल का अपनी जरूरत के हिसाब से चुनाव कर लीजिए और उसका प्रयोग आप अपने खेतों में कर सकते हैं, तो जिससे आप कहीं ना कहीं गन्ने के साथ साथ दूसरी फसल का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने काफी विस्तार से बताया, लेकिन डॉक्टर साहब ये इनका कहना है कि जो हम उड़द और मूंग के कोई किस्में ऐसी बताएं जिसकी हम तुड़ाई भी कर लें और बाद में खेत में उसे मिला भी दें। उर्द मूंग अभी बताया था मैंने, पूसा विशाल होगी, पंत उर्द 1, पंत उर्द 2, ये सब वैरायटियों का उपयोग आप कर सकते हैं जिससे आप उसको तोड़ाई करके मिट्टी में मिला सकते हैं। उर्द मूंग का तो जो अवशेष होता है वो नाइट्रोजन युक्त होता है, तो वो नाइट्रोजन के साथ साथ आपके कार्बन में भी वृद्धि करता है मिट्टी में मिलाने से। ठीक है तेवतिया जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक किसान भाई का और फोन लेते हैं। हेलो शिवनंदन जी, नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार। मैं गांव चौधरीवास से राजू अग्रवाल। जी राजू अग्रवाल जी, क्या सवाल है आपका? हमारे नहरी पानी कम है और ट्यूबवेल का खारा पानी है, गन्ने में कामयाब हो सकता है जी? जी, क्या गन्ने की खेती खारे पानी में भी हो सकती है डॉक्टर साहब? हाँ, या कोई किस्में हैं ऐसी जिनको लगाया जा सकता है? बहुत ही अच्छा, पानी कम है जी। हाँ जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न राजू जी आपका है। एक उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर से एक गन्ना विकसित की गई है, एक किस्म विकसित की गई है जो कि कोसा 10-239 के नाम से है और ये विषम परिस्थितियों में उगने वाली किस्म है। इसके अलावा एक ऊसर में जो आप खारे पानी की बात कर रहे हैं, यूपी 14-234 एक ऐसी किस्म है जो कि खारे पानी में बोने के लिए, उसमें उगने के लिए उपयुक्त होता है। तो ये किस्म गन्ना शोध केंद्र
मुजफ्फरनगर से संपर्क करके आप देखें, प्राप्त कर सकते हैं, या शाहजहांपुर संस्थान से भी ये प्राप्त हो जाएगा। तो इन किस्मों का उपयोग करके, चुनाव करके आप ऊसर में भी और कम पानी वाले क्षेत्र में भी या ज्यादा पानी वाले क्षेत्र में भी गन्ने की बुआई कर सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा जी सभी साथियों से, जी आजकल खान पान तरह तरह की बीमारी है, जितने गोबर गैस के प्लांट लगाए जाए, जिन भाइयों के पास पशु है, तो भूमि का भी सुधार होगा जी। जी बिल्कुल, आपका सुझाव अच्छा है। और किसान भाई जो भी जागरूक हैं, अगर उनके पास पशु हैं या पशु पालते हैं, तो वो गोबर गैस प्लांट लगा के निश्चित तौर पे अपने घर की पूर्ति कर सकते हैं, दूसरों को भी उसका फायदा दे सकते हैं। तीसरी बात, अपनी जो मृदा है, खेत है, उसमें भी उसकी सैलरी का प्रयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। राजू अग्रवाल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला, और जिसका आज का विषय है बसंतकालीन गन्ने में सहफसली खेती, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण एवं उर्वरक प्रबंधन। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह, जो कि वैज्ञानिक हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर में, और दूसरी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोना नगरगढ़े, आप भी वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और जो किसान भाई गन्ने की बिजाई से संबंधित, गन्ने की बसंतकालीन बिजाई से संबंधित, सहफसली खेती से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 23421082 और 23421083। और जो मोबाइल से फ़ोन करेंगे, दिल्ली का STD कोड 011 अवश्य लगाएं। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, काफ़ी बात कर ली सहफसली खेती की, अब बात करते हैं सिंचाई की। हालांकि डॉक्टर साहब, बहुत से अभी किसान भाई जो हमारे बिजाई कर रहे हैं, अगर वो करना चाह रहे हैं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सिंचाई एक प्रमुख बिंदु है फसलों के लिए। गन्ने के लिए प्रमुख इसलिए हो जाता है कि नमी की आवश्यकता, नमी यदि उसमें है, पर्याप्त नमी की उपलब्धता में ही गन्ने का जमाव होता है। तो किसान भाई, चूंकि इसमें शुष्क वातावरण है, शुष्क मौसम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जब भी किसान भाई बसंतकालीन गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं, तो फसल काटने के बाद जो गन्ना खेत हमारा खाली है, उसमें उसकी जुताई कर लें। गहरी जुताई के बाद उसका पलेवा जरूर लगा लें। पलेवा का तात्पर्य यह है कि उसमें पानी लगा लें, और पानी लगाने के बाद जैसे ही ओट आ जाता है, और ओट आ जाने के बाद उसकी जुताई करें, गहरी जुताई करें। मृदा प्रबंधन के रूप में मृदा का शोधन भी करके उसके बाद गन्ने की बुआई करेंगे, जिससे कि मिट्टी में जो नमी की मात्रा होती है लगभग 60% से ज़्यादा हो जाती है। और गन्ने के बीज में भी यदि नमी की मात्रा 60% से ज़्यादा है तो गन्ने का जमाव बहुत ही अच्छा होता है। और एक बार जमाव अच्छा हो जाता है तो निश्चित रूप से किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, बात और भी करेंगे, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। साहब, मेरा गन्ने का ही खेत खाली हुआ है। आप अपना नाम और पता बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह। जी धर्मेंद्र सिंह जी। नार मोहम्मदपुर जी खुर्जा डिस्ट्रिक्ट है। जी, आपका गन्ने का खेत खाली हुआ, तो क्या उसमें पुनः गन्ना लगाना चाह रहे हैं? उसमें मुझे दोबारा से गन्ना ही बोने के विचार है। तो वैसे तो जो हमारे वैज्ञानिक गण हैं वो सलाह नहीं देते हैं कि गन्ने खेत में दोबारा गन्ना आप लगाएं, क्योंकि फसल चक्र अपनाना भी जरूरी है, क्योंकि आपकी जो मृदा के जो उत्पादन क्षमता है, उसमें पोषक तत्व हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि आप फसल चक्र अपनाएं। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? गोबर की खाद भी धर्मेंद्र जी, मैं आपको सलाह देता हूँ। कौन सी किस्म आप लगाए थे? यदि आपने को 0238 लगाए थे, कौन सी किस्म? मैंने अब तक जो रखी थी उस खेत में, उसमें कोई 88 नाम से थी। अच्छा, कोजे 88 नामक किस्म आपने लगाया था, जो कि उत्तर प्रदेश। हाँ, ये मेरी समझ में नहीं आया। उसका गन्ना जो सही नहीं है, उसमें जांच तो बहुत होता है जी। मेरी बात ऐसे जानो जैसे ज्वार बोली। मेरी बात ध्यान से सुन लें धर्मेंद्र जी, क्योंकि वैज्ञानिक संस्कृति नहीं है कि गन्ने के बाद गन्ने की खेती करें। क्योंकि इसमें होता क्या है, जब हम दूसरा गन्ना किस्म लगाते हैं, जो पुरानी किस्म के जो गन्ने होते हैं, कल्ले फूट जाते हैं, जम जाते हैं। जो रोग व्याधि पुराने गन्ने में, कोजे 88 एक ऐसा गन्ना है जिसमें लाल सड़ा रोग भी बहुत पहले हम लोगों ने रिपोर्ट किया है। तो एक खतरा बना रहता है नई किस्मों का। 88 में तो रोग तो नहीं निकला साहब? हाँ जी, बिल्कुल रिपोर्ट होती है, आपके खेतों पे नहीं लिखना। यदि आप खेती उसमें गन्ना ही लगाना चाहते हैं तो उसको
किसी महीन यंत्र से तोड़ दीजिए। गहरी जुताई करके जितने ठूंठ हैं खेतों से वो सारे ठूंठ को बाहर निकाल के आप फेंक दीजिएगा। और फेंकने के बाद जब आश्वस्त हो जाएं, वो किया है। हाँ जी, बहुत अच्छा। जब आश्वस्त हो जाएं कि खेत में जितने भी पुराने झुंड थे ठूंठ थे सब निकाल दिए। बिल्कुल, तो उसे निकाल लीजिएगा। जब आश्वस्त हो जाएं कि सारे कल्ले निकल गए हैं, ठूंठ निकल गए हैं। अच्छा, इसके बावजूद में गेहूं काटने के बाद में गन्ना बोऊंगे तो लेट हो जाएगा। गेहूं बाद लेट हो जाएगा। हाँ देखो, गेहूं लेट हो जाएगा। और आजकल का जो गन्ना लगता है उसमें जो है बरसात भी अच्छी होती है, गाछ भी अच्छा होता है और पैदावार भी अच्छी देता है। जी धर्मेंद्र जी, तो आप ठूंठ निकाल के उस मिट्टी में ट्राइकोडर्मा जरूर डाल दीजिएगा, मिट्टी का शोधन कर लीजिएगा। फिर कोई भी गन्ना किस्म जब भी आप लगाएं, उस गन्ने के टुकड़े को फफूंदनाशक और कीटनाशक से शोधित करने के बाद ही गन्ने की बिजाई कीजिएगा। फफूंदनाशक खेत में स्प्रे न करवा दूं मैं? नहीं, स्प्रे नहीं करना है। आप जो मैं बता रहा हूँ, ट्राइकोडर्मा मिट्टी में डालिए, गहरी जुताई करने के बाद, अंतिम जुताई करने के बाद ट्राइकोडर्मा डाला जाएगा। हाँ जी। और जो मिट्टी में गहरी जुताई करते हैं हम, उतली जुताई से हमारा बात नहीं बनती है। जी, बीज के शोधन करके तब गन्ने की बुआई कीजिए, तो किसी भी तरह के नुकसान नहीं होते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी। एक नीला अखार है जी बताइए। नीला गन्ना, उसका अखारे के नाम से है। 18 के नाम से को 0118 एक किस्म है जो कि करनाल की किस्म है और एक अच्छी किस्म है। इसके अलावा यदि किसी अन्य 18 की बात कर रहे हैं तो 118 उसका नंबर। हाँ, 0118 जो कि शीघ्र पकने वाली किस्म है और अच्छी किस्म है, वजन अच्छा देता है और मोटा गन्ना है, तो इसकी बिजाई कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा कोसा 13235 एक ऐसी किस्म है और इसके अलावा कोसा 18231, कोलक 16202 ये ऐसी किस्म है जो कि शीघ्र पकने वाली किस्में हैं। इनकी बुआई करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ, क्या नाम है आपका? गौरव कुमार बोल रहा हूँ, जिला मुरादाबाद, गांव संदलीपुर जी। हाँ जी, मेरा मील पड़ता है दीवान शुगर मिल अगवानपुर। जी जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सर डॉक्टर साहब से सवाल था कि जो सह फसली के लिए आप कह रहे हैं उसमें एक तो किसान को गन्ने के लिए विशेष रूप से मिट्टी और बीज का, जो हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और बीज हमारा स्वस्थ हो। जी, मतलब बीज में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो हमारा अच्छा बीज हम उसे ले सकें और हमारा उत्पादन ठीक हो। जी, तो ये मेरा सवाल है। जी, मैं बताना चाहूंगी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि बीज से ही सारा गन्ने की मुख्य बीमारियां वो बीज जनित ही होती है। तो बीज जनित बीमारियों से बचने के लिए हमें सबसे पहला है कि बीज का चयन कैसे करें। आप सबसे पहले बीज का चयन करते हैं तो ध्यान रखिए कि वो आपने प्रॉपर सीड प्रोडक्शन की टेक्निक से उत्पादित जो बीज है उसका प्रयोग करें, न कि आप अपना पुराना बीज बार बार उपयोग करते जाएं। और बीज का जब आप चुनाव करते हैं और खेतों में लगाते हैं तो देखिए कि कोई भी बीज लाल सड़न से ग्रसित ना हो। जो आप लाल होता है ना गन्ने के अंदर पीत के, वो नहीं होना चाहिए। यदि वो गन्ने हैं तो आप निकाल के उनको फेंक दीजिए, उनका प्रयोग दोबारा ना करें। तीसरा मैं बोलूंगी कि आप बीज जब गन्ना बीज का चुनाव करें तो देखें कि उसमें जो आंखें हैं वो जो है वो स्वस्थ है कि नहीं, है ना, टूटी हुई ना हो, क्योंकि उसी से आपके जो अंकुरण है वो प्रभावित होता है। तीसरी बात मैं बोलूंगी कि आप जब कोई भी गन्ना बीज का उपयोग करें तो उसके पत्तियों को अच्छे से काट लें जब गन्ना की कटाई करते हैं, और उसको ऐसे काटे कि आपकी आंखें डैमेज ना हो। और उसके बाद बीज को उपचारित करके प्रयोग करें, जैसे बेबिस्टीन आता है, बेबिस्टीन के माध्यम से गन्ने बीज को उपचारित करें, उसके बाद ही उसको आप प्रयोग करें। तो जितने भी बीज जनित रोग हैं आप उससे बच सकते हैं। जी। तो आप ये 3-4 बातों का जरूर ध्यान रखिए बीज के लिए। और बीज आप उचित स्रोत, उचित क्षेत्र, मतलब अपने क्षेत्र के लिए अनुशंसित जो प्रजाति है उसी का प्रयोग करें, तो मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र के लिए स्वीकृत प्रजाति है। जी। दूसरी बात, मिट्टी के बारे में क्या सावधानियां रखी जाएं जो हमारे मिट्टी। हाँ, मिट्टी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जैसे आजकल राज्य सरकार या केंद्र सरकार के माध्यम से भी आपको बिवेरिया बेसियाना या मेटेराइज्म का जो है फंगस, वो एक हेल्दी फंगस होता है, उससे आपको मिट्टी को शोधन करना होगा।
उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो बिवेरिया बेसियाना होता है वो 2 kg आप लीजिए, उसको 20 kg गोबर की खाद में मिक्स करिए एक छायादार स्थान पे रखकर। उसके बाद उसको थोड़ा नमी बनी रहे ऐसा आपको रखना है लगभग 2 सप्ताह के अंदर। उसमें अपने वो फंगस अपनी संख्या बढ़ा लेंगे। उसके बाद आप उसको 1 एकड़ खेत में फैला दीजिए, तो वो अपनी संख्या अपनी बढ़ाते जाएंगे। तो आपके जितने भी बीज जनित रोग हैं, भूमि जनित रोग है, मिट्टी से जितने होने वाले रोग हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, और जो आपका भूमि का शोधन है वो भी आपका हो जाएगा। तो बीज का शोधन, भूमि का शोधन बहुत ही मुख्य है कि आपको बीमारी और कीड़े से बचाने के लिए। जी डॉक्टर साहब, ठीक है, फोन करने के लिए गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे गन्ने की सहफसली खेती की और उसमें सिंचाई की भी बात कर ली, लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि जब हम सहफसली खेती करते हैं तो उसमें खरपतवार प्रबंधन किस तरीके से किया जाए? डॉक्टर मोना जी। जी, जैसे खरपतवार प्रबंधन की बात करते हैं स्पेशली गन्ने में, तो हम यदि सहफसली खेती करते हैं साथ में, तो हम देखते हैं कि हमारे जो खरपतवार है वो खुद भी कम आते हैं। हम क्योंकि उस स्थान में अपना सहफसली खेती कर ले रहे हैं, सहफसल लगा लेते हैं, तो उस स्थान पे खरपतवार निकल नहीं पाते और फिर बाद में गन्ना बढ़ जाता है, तो गन्ना फिर खरपतवार से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन फिर भी यदि आपके खेत में खरपतवार की समस्या, तो आप इसमें सबसे पहले प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड का प्रयोग जरूर करें, जैसे एट्राजीन हो गया 2 kg AI पर हेक्टेयर के हिसाब से। और यदि आपके खेत में फिर बाद में यदि थोड़े बहुत खरपतवार आते हैं, तो आप इंटरकल्चर ऑपरेशन जरूर करें, निदाई गुड़ाई वाला, जिससे कि आप सहफसल को भी बचा सकते हैं और आप गन्ने को भी बचा सकते हैं। और यदि आप सहफसल नहीं लेते हैं, उसके अलावा आप केवल सिर्फ गन्ना लेते हैं और यदि खरपतवार आते हैं, तो आप पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए एमिट्रियन और एट्राजीन का जो टैंक मिक्सचर है उसका प्रयोग करके आप अपने खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार शिवलाल जी। नमस्कार जी। जी, मैं ग्राम तरारा, जिला अमरोहा से बोल रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जी, हमने पहले गन्ना काट के जो मटर बोई थी जी, तो मटर बो रखी है, तो उसमें मटर के बाद गन्ना बो सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, आप मटर के बाद अभी बस जो है स्प्रिंग वाला गन्ना आप लगा सकते हैं। हाँ, मटर होली के बाद पक जाएगी। हाँ, तो आप 15 मार्च तक आप लगा सकते हैं। 15 मार्च के बाद थोड़ा डिले होता है, बट कोशिश करिए कि 15 मार्च तक आप अपनी बुवाई कर दें, जो बहुत ही 15 फरवरी से 15 मार्च बहुत ही उपयुक्त समय है। तो आप इसमें कोई प्रॉब्लम तो ऐसी नहीं आएगी, जैसे हमने मतलब गन्ना काट के ही मटर बोई थी। अच्छा, नहीं, मटर बोने के बाद आप मटर ले लेंगे ना, आप उसके बाद गन्ना लगाएंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी, गन्ना लेके फिर आपने मटर लगाया, फिर आप गन्ना ले रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। लगातार गन्ना लगाने से इशू आते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, फोन करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, जिला मुजफ्फरनगर, गांव खेड़ी सगान से शकील बोल रहा जी। जी शकील जी, गन्ने की पाठशाला में आपका स्वागत है जी। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? सवाल ये है जी, ओमकार प्रधान जी के खेतों में ये पॉपुलर लगाए जी। अच्छा, तो अब इसमें क्या कोई गन्ना बो सकते हैं, अच्छा हो सकता है, या कुछ और बो सकते हैं? हाँ, गन्ना लगा सकते हैं, क्योंकि पॉपुलर तो काफी दूरी दूरी पे लगाते हैं। बाकी हमारे डॉक्टर साहब सलाह देंगे। शकील जी, आप पॉपुलर वाले खेत में गन्ने लगाने की बात कर रहे हैं, तो एक बार आप जरूर आश्वस्त हो लीजिएगा, क्योंकि जब हम गन्ना लगाते हैं पॉपुलर का या बीच में कोई भी पौधा होता है, तो जो सफेद गिडार के कुछ बिटल्स होते हैं उसके पॉपुलर पौधे पे पड़ जाती हैं। तो जब भी गन्ना यदि आप लगाएं और उसमें कीटनाशक का स्प्रे जब भी करेंगे, तो पॉपुलर वाले पौधे पे भी कीटनाशक का स्प्रे करना, जो भी कीट उसके पॉपुलर के पौधे पे बैठे रहेंगे, पहले वो मर जाएंगे,
तब जाके गन्ने को हम सुरक्षित कर सकते हैं। तो आप लगा लें। दूरी कितनी है निर्भर ये करता है। यदि आप पर्याप्त दूरी के साथ गन्ना बोना चाहते हैं तो बो सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई पॉपुलर के साथ भी गन्ने की खेती करते हैं। अच्छा, ये ओमकार प्रधान जी एक बात को कह रहे थे जी कि भाई इसमें जो है गन्ने के अलावा अगर कुछ और भी बोया जाए तो किसी से पूछ के देखो। नहीं, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। देखो, पॉपुलर का पौधा ऐसा है जो सीधा ऊपर की तरफ जाता है, इसमें शाखाएं नहीं होती हैं। तो आप बीच कटाई चटाई कर दें अगर थोड़ी बहुत होती हैं तो कोई दूसरी फसल का भी आप बुआई कर सकते हैं, उससे भी आप फायदा ले सकते हैं। तो पॉपुलर के साथ एक सह फसली के रूप में दूसरे क्रॉप की आप खेती करके दोहरी आमदनी भी अपना सकते हैं आप। जी सर। जी, फोन करने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि जो गन्ने के साथ हमारे किसान भाई कोई और भी फसल लगाते हैं उसमें खरपतवार नियंत्रण की डॉक्टर साहब ने काफी विस्तार से बताया, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि उसकी हम निकाई गुड़ाई करके भी उसमें नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन अब बात करते हैं गन्ने में उर्वरक प्रबंधन की, क्योंकि एक फसल के साथ हम दूसरी फसल भी लगाते हैं जब, तो उसमें क्या हम जो उर्वरक डालते हैं तो उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। गन्ने में जब उर्वरक प्रबंधन की बात की जाती है तो जो गन्ने की बसंतकालीन के लिए वैज्ञानिक संसूती मात्रा है वो 180 किलोग्राम नत्रजन है, फास्फोरस 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा संसूत की गई है जी। लेकिन इनकी आपूर्ति हम गन्ने के पौधे के लिए कई माध्यम से करते हैं, चाहे वो एसएसपी के माध्यम से हम पूरी करते हैं या डीएपी के माध्यम से, एनपी के माध्यम से। किसान भाई सहफसली के रूप में जो भी फसल लगा रहे हैं उनके लिए जो वैज्ञानिक संसूत उर्वरक के होते हैं उनका कृषि विज्ञान केंद्र के से उस फसल के बारे में जरूर आप प्राप्त कर लें कि जो भी लोबिया लगाए, मूंग लगा रहे हैं तो उनके लिए वैज्ञानिक संसूती क्या है, उसका उर्वरक प्रबंधन अलग से उसमें ऐड करके, गन्ने के साथ ऐड करके तब उसमें हम फर्टिलाइजर का आपूर्ति करेंगे। गन्ने के लिए यदि आप एसएसपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये एसएसपी फायदेमंद होता है, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस 16% की मात्रा होती है और इसमें सल्फर और कैल्शियम अलग से ऐड हो जाता है, इसे अलग से डालने की जरूरत नहीं होती है। यदि एसएसपी यूज कर रहे हैं तो यूरिया की मात्रा जो आप यूज करना 391 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया यूज कीजिएगा और एसएसपी की मात्रा 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर होती है और ब्यूरेट ऑफ पोटास जो कि पोटास की आपूर्ति करता है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपूर्ति कीजिएगा और सब फसली के लिए वैज्ञानिक संसूती अलग से उर्वरक का आपूर्ति कीजिएगा। जी किसान भाइयों, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो कृषि पाठशाला गन्ने की खेती और आज का विषय है बसंतकालीन गन्ने में सहफसली खेती, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और उर्वरक प्रबंधन। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे इस समय जिन किसान भाइयों के खेतों में गन्ना खड़ा हुआ है उसकी भी कटाई चल रही है, तो कटाई करते समय, क्योंकि कटाई करके मिल भी ले जाना है, बहुत उसकी पिलाई भी करते हैं, उसे गुड़ भी बनाते हैं, तो क्या सावधानी रखें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस समय गन्ने कटाई कर रहे हैं आप, मिल में आपूर्ति हो रही है तो बचे हुए पौधे पेड़ी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पेड़ी के लिए जब भी हम तैयारी करें, इस समय बहुत सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरा दौरा रहा, उसमें गन्ने की कटाई करने के बाद वाटर शूट छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस समय वाटर शूट को नहीं छोड़ें। जो भी जल कल्ले बन रहे हैं उसकी भी कटाई साथ में कर दें, अन्यथा आगे आने वाले दिनों में उसमें कीट का प्रकोप ज्यादा हो जाएगा। सारे के सारे चोटी बेधक के कीट या अन्य कीट उस वाटर शूट पे ट्रांसफर हो जाएंगे और आगे पेड़ी फसल को या बावक फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब भी हम पेड़ी फसल के लिए गन्ने की कटाई करें उसमें हम पत्तियां गन्ने के ठूंठ से हटा दें और पुराने जो जड़ें हैं उसको किसी भी हल चला के, किसी भी यंत्र से पुरानी जड़ों को तोड़ देना चाहिए, जिसके बाद पुरानी जड़ें टूट जाएंगी। छूट की जो प्रबंधन करते हैं, रैटून मैनेजमेंट डिवाइस जिसे आरएमडी करते हैं, उससे हम कटाई कर दें। जमीन की सतह से जब हम कटाई करेंगे और उसकी आंखें जमीन की सतह के ऊपर नहीं होनी चाहिए, इस तरह से हमें बिल्कुल आश्वस्त होकर खेती करेंगे। उसके पश्चात हम उसमें पानी लगा दें, पत्तियों को बीच वाली दोनों लाइन के बीच में जो नाली रहती है उसमें हम डाल दें और डालने के बाद उसको किसी मल्चर से चला देने के बाद छोटे छोटे महीन टुकड़ों में कर देना चाहिए। उसके बाद उसमें सिंचाई कर दें। सिंचाई के बाद ऑर्गेनो डिकम्पोजर उसमें डाल दें और उसमें 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया डाल दें और जिससे वो शीघ्र सड़ जाएगा और एक ऑर्गेनिक मैटर के रूप में उपयुक्त हो जाता है।
जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बात और करेंगे। एक किसान भाई का फोन है, लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। रोहित कुमार बात कर रहा हूँ जी, किनौनी जिला मेरठ से। जी, क्या सवाल है आपका? जी सर जी, सवाल ये है कि जो 0238 है, इसमें कीड़े की शिकायत ज्यादा हो रही है जी। कीड़े की शिकायत ज्यादा हो रही है? ज्यादा हो रही है, तो जी जो सही बीज है कौन सा बोना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। क्यों को 0238 में चूंकि लाल सड़न रोग भी आ रहा है और इसमें बहुत सारे कीट का भी प्रकोप हो रहा है, तो इसमें लागत बहुत ज्यादा आ रही है और ये किस्म हमारे बीच से अब धीरे धीरे ये दूर हो रही है। इसको हम धीरे धीरे विस्थापित करते हुए दूसरे गन्ना किस्म की बुआई करेंगे। यदि नवीन गन्ना किस्म की बात करते हैं तो शाहजहांपुर से विकसित की गई कम लागत वाली किस्म है कोसा 13235, जिसमें किसी भी तरह की कीट और बीमारी का प्रकोप नहीं आता है। इसमें लागत भी कम आती है, तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नवीन गन्ना किस्म में लखनऊ की किस्म है कोलक 16202, जो कि शीघ्र पकने वाली है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कोसा 18231 एक ऐसी किस्म है जो कि शीघ्र पकने वाली है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि किसानों के बीच में ये तीनों किस्में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो रही हैं, तो 238 को विस्थापित करते हुए इन तीनों किस्मों में से किसी एक किस्म का चयन करके आप गन्ने की बुआई कर सकते हैं। कम लागत में अच्छी पैदावार देने योग्य हैं ये। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने जो किस्में बताए हैं, तो इनका कोई किसान भाई अगर बीज लेना चाहते हैं वो कहाँ से मिलेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इन तीनों किस्मों की बीज की आपूर्ति हमारे उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर का जो मुजफ्फरनगर सेंटर है, वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अपने संबंधित सोसाइटी जो कि गन्ना सोसाइटी होती है, वहां पे संपर्क करेंगे और वहां के माध्यम से आपको बीज की आपूर्ति हो जाएगी और समय से मुजफ्फरनगर केंद्र से आपको मिल जाएगा या शाहजहांपुर संस्थान से मिल जाएगा। उस गन्ने की बिजाई आप कर सकते हैं। जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, जैसे आपसे बात हो रही थी उर्वरक प्रबंधन की, तो उर्वरक प्रबंधन में जिस तरीके से आपने यूरिया का जिक्र किया, एसएसपी का जिक्र किया और भी उर्वरकों का जिक्र किया, तो डॉक्टर मोना जी आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, मैं उर्वरक प्रबंधन पे प्रमुख जोर देना चाहूंगी, क्योंकि गन्ना जो है 12 महीनों में होने वाली फसल है और उर्वरकों का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। गन्ना जो होता है भूमि से अपना उर्वरक बहुत अच्छे से लेता है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम उतनी उर्वरक क्षमता भूमि की बनाए रखें। तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हमारी जो अनुशंसित मात्रा है उसका हम प्रयोग करें, लेकिन उसको हम कब करें, कैसे करें, ये जरूरी है। साथ ही साथ हम केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर न रहें। कुछ जैसे कि जैव उर्वरक होते हैं, ऑर्गेनिक उर्वरक होते हैं, उनका भी हम प्रयोग करें। तो जैसे कि नाइट्रोजन की बात है, नाइट्रोजन हम एक साथ नहीं दें, क्योंकि केवल हमारा जो 30 से 40% नाइट्रोजन है वही उपयोग होता है, बाकी जो होता है वो लॉस हो जाता है। तो हमें उसे 3 भागों में बांट कर देना है। एक प्रारंभिक बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 1/3 भाग नाइट्रोजन का जो है वो हम 45 से 60 दिन के बीच में दें, उसके बाद 120 डेज के आसपास दे दें। तो इस प्रकार से 3 स्प्लिट करके हमें नाइट्रोजन का उपयोग करना है। अब बात आती है कि उर्वरकों का उपयोग करते समय हमें सॉइल हेल्थ कार्ड जो आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना उपयोग करें। यदि आपका जो मध्यम है कैटेगरी का, तो उसको आपको अनुशंसित मात्रा उपयोग करना है, और यदि आपकी कम आपके कैटेगरी में आ रहा है तो आपको 25% ज्यादा डाल के उपयोग करना है। यदि आपका अधिक है कोई भी उर्वरक तो 25% अनुशंसित मात्रा से कम करना है। साथ ही साथ गन्ने में एक माइक्रो न्यूट्रिएंट तो देखिए बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो आयरन का सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मई के महीने में जनवरी बसंतकालीन गन्ने में आयरन क्लोरोसिस देखने को मिलती है। लोगों के जो गन्ने हैं वो पीले हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आयरन सल्फेट का प्रयोग जरूर करें, या तो स्प्रे के रूप में, या यदि आपको पहले से पता है कि आपके खेत में आयरन क्लोरोसिस होती है तो भूमि में आप बुआई के समय ही डाल दें। डॉक्टर साहब, अगर कोई बुआई के समय नहीं डाल पाता है तो उसका छिड़काव कर सकता है? हाँ, उसका वो फोलियर स्प्रे छिड़काव कर सकता है, मई के आसपास वो कर सकता है, जैसे आपने फरवरी के महीने में बुआई की है। तो जी डॉक्टर साहब, जानकारी आपसे और भी लेंगे। एक किसान भाई का फोन लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। बापूड़ा से बोल रहा था सर, मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट। जी, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार है सर। जी, क्या सवाल है सतीश जी? गन्ने का बीज सर नीचे वाले हिस्से का कम लेना चाहिए या ऊपर वाले का?
जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब बताएंगे। सतीश जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बिजाई का समय चल रहा है। तो जब भी हम गन्ना लेते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस गन्ने में जिस पोर्शन में कम चीनी हो वो सबसे ज्यादा अच्छा बीज के लिए प्रयुक्त होता है। यदि 1/3 हिस्सा गन्ने का ऊपर वाला हिस्सा लेते हैं तो उसमें चीनी की मात्रा कम होती है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे गन्ने का जमाव ज्यादा होता है। तो आप कोशिश ये करें, गन्ने के टुकड़े को छोटे छोटे 1 आंख के या 2 आंख के टुकड़े काटने के बाद आप उसमें एक फफूंदनाशक कीटनाशक डालने के साथ ही साथ उसमें यूरिया भी डाल दें। अगर यूरिया डाल देंगे तो उसमें जो चीनी की मात्रा होती है वो चीनी की मात्रा कम हो जाएगी और नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे गन्ने का जमाव अच्छा होता है। तो कोशिश ये करें कि 1/3 ऊपर वाला हिस्सा लें, नीचे का जड़ वाला हिस्सा उसे छोड़ दें, उसे फेंक दें। जी जी सतीश जी फोन जयपुर से भी सुना था जी काम तो। जी बिल्कुल जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि जैसे अगर किसी किसान भाई ने मान लीजिए गोबर की खाद या आपकी वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद का प्रयोग किया हुआ है, तो उसमें रासायनिक खादें हैं तो उनकी मात्रा वो कम कर सकता है? जी बिल्कुल। आपने यदि अपने खेतों में कोई भी ऑर्गेनिक सोर्स आपने खेतों में उपयोग किया है तो आपको रसायन को बिल्कुल कम कर देना चाहिए। लगभग 25 से 30% की दर से आपको कम कर देना चाहिए, क्योंकि जो मुख्यतः बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक जो होते हैं वो 25 से 30 kg नाइट्रोजन वो फिक्स कर लेते हैं। तो जो गन्ने में उपयोग होने वाला बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक है वो ग्लूकोन एसिटोबैक्टर है। तो आप उसको लेते समय हमेशा ध्यान रखें कि वो एक्सपायरी डेट का ना हो। जिस भी स्रोत से आप ले रहे हैं उसमें उसकी उचित मात्रा, उचित वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है कि नहीं, ये जरूर देख ले। लेबल्स आपको देखना बहुत जरूरी है। तो लेते समय एक्सपायरी डेट और उसकी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जरूर देखिए, उसके बाद ही उसका प्रयोग करें। नहीं तो फिर आपके खेतों में असर नहीं दिखेगा, क्योंकि जीवित होते हैं जैव उर्वरक, तो उनकी एक लाइफ साइकिल होती है, एक समय के बाद वो काम नहीं करेंगे। तो आपको देखना होगा कि वो एक्सपायरी डेट का ना हो। और डॉक्टर साहब, जैसे बहुत से किसान भाई जब गन्ने की बिजाई करते हैं उस समय उर्वरक का प्रयोग करते हैं, उसके बाद क्योंकि गन्ना की फसल जैसे आपने कहा पूरा 1 साल की फसल है, तो पूरी मात्रा तो नहीं डालते हैं, उसको कई भागों में डिवाइड करके किसान भाई डालते हैं, तो उसको कब कब डालें और कैसे डालें? जी मैंने अभी बताया था कि जैसे इसमें हम फास्फोरस और पोटेशियम तो बुआई के समय ही दे देते हैं, लेकिन यदि आप जैव उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसको बीज उपचार, जैव उर्वरकों का बीज उपचार करके प्रयोग करें, या फिर आप मिट्टी में भी गोबर की खाद में मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैं बोलना चाहूंगी कि जैव उर्वरकों का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना होगा कि तुरंत आपको रासायनिक खाद नहीं डालना है, 1-2 दिन के अंतराल पे आपको डालना है, नहीं तो जैव उर्वरकों का जो असर है वो नहीं देखने को मिलेगा। तीसरी बात है कि नाइट्रोजन का भी मैंने बताया था कि आप कितनी बार स्प्लिट करें, इसको 3 बार स्प्लिट करके डालना होगा। 1/3 बुआई के समय, 1/3 जो है 45 से 60 दिन के बीच में आपको डालना होगा जब आपके किलने निकलने स्टार्ट होते हैं, और 120 दिन के अंदर आपको तीसरी मात्रा 1/3 देनी होगी। तो इस प्रकार नाइट्रोजन का स्प्लिट एप्लीकेशन करना होगा एज ए टॉप ड्रेसिंग। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें अभी बहुत अच्छा डॉक्टर मोना ने बताया, इसमें विलीय उर्वरक जब गन्ने की बढ़वार काल होता है जो कि मानसून काल में होता है, जुलाई से सितंबर तक का, सारे उसमें जड़ नीचे से जमीन से किसी भी तरह के उर्वरक नीचे से ना दें। जब भी हम उर्वरक की बात देने की बात करेंगे तो विलीय उर्वरक को फोलियर स्प्रे पर डे छिड़काव के माध्यम से देना चाहिए। जैसे 18-18-18 एनपी का जो विलीय उर्वरक आता है या 19-19-19 के अनुपात में आता है, 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से पानी में घोल लें। उसके बाद पर डे स्प्रे कम से कम 2 बार दे देंगे, तो इससे गन्ने को पूरी तरह से उर्वरक प्रबंधन हो जाएगा और उसको पूरी तरह से उर्वरक की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि फोलियर के माध्यम से मैक्सिमम 70% से ज्यादा पत्तियां इसको अवशोषित कर लेती हैं और गन्ने की बढ़वार बहुत अच्छी मिल जाती है। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे किसान भाई गन्ने की कटाई करते हैं, मिल में ले जाते हैं, तो क्या सावधानी रखें ले जाते समय? क्योंकि कभी कभी हमारे किसान भाई ट्राली को बहुत ज़्यादा लोड कर लेते हैं, रास्ते जाम हो जाते हैं और मिल में दिक्कत भी रहती है कि कहीं किसी की ट्राली पलट जाए ऊंच नीच में हो करके,
तो सावधानी के बारे में बताइए डॉक्टर साहब। बिल्कुल, गन्ने की जब आपूर्ति करते हैं तो दो तरह से होता है। एक तो सेंटर पे आपूर्ति करते हैं, दूसरा जो कि आपूर्ति होती है वो गेट एरिया में आपूर्ति होती है। गेट एरिया के जो आपूर्ति करने वाले कृषक हैं वो गन्ने की कटाई कर लें, पूरा का पूरा कटाई कर लें, जिसमें जल कल्ले छोड़ने की बात नहीं करेंगे। अभी मैंने पहले ही बताया, कटाई करने के बाद शीघ्र चीनी मिल में आपूर्ति कर दें, या सेंटर पे आपूर्ति कर रहे हैं तो शीघ्र कर दें, 24 घंटे के अंदर ही करें। जितना कम से कम घंटे आप आपूर्ति करने में लगाएंगे उतना ही आपको वजन में कमी नहीं होगी, आपको वजन बराबर मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। साथ ही साथ चीनी रिकवरी में, चीनी पड़ता में भी सार्थक लाभ मिलता है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और जो हमारे किसान भाई जब आपूर्ति करते हैं, निश्चित तौर पर गन्ने को जितनी ज़रूरत है उतना ही ले जाएं, उसमें ज़्यादा लोड ना करें, ट्राली को इधर उधर फैला के सीधा गन्ना रखें, जिससे कि दूसरों को भी परेशानी ना हो। डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह, डॉक्टर मोना नगरगढ़े दोनों कार्यक्रम में आए और बहुत हमारे किसान भाइयों के सवालों के जवाब दिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। तो श्रोता सुन रहे थे अभी गन्ने की पाठशाला, हमारा फोन इन प्रायोजित कार्यक्रम था और इसके प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद, मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें। तो श्रोता, हमारे कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारा सर और संयोजक थे शिवनंदन लाल। और इसी के साथ आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम।